हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मेरे को कमेंट में बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे कि मैम आप प्लीज़ गेट के लिए स्ट्रेटेजी के लिए कुछ वीडियो बनाइए। तो आज मैं गेट की स्ट्रेटेजी के लिए ही वीडियो बना रही हूँ कि हमें जो 2020 वाला जो गेट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो कैसे क्लियर करना है, और जो लाइफ साइंसेस के लिए होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी तो जैसे कि पहली वीडियो होगी मेरी ये बायोटेक्नोलॉजी वाली, फिर उसके बाद आई विल कवर लाइफ साइंसेस। तो अभी हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का देखते हैं। ये जो मैंने अभी पेज ओपन किया हुआ है ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो इसमें क्या है, ये पूरा ये है सिलेबस। ठीक है, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि आपको कैसे, जो आज जैसे कि अभी आप देख रहे हो नवंबर मंथ चल रहा है, तो अगर नवंबर मिड से भी अगर आप लगाते हो तो हमारा जो मंथ बचता है वो है एक दिसंबर, और एक है 15 डेज नवंबर के लगा लो, दिसंबर का पूरा मंथ, और जैन। तो मतलब आपको ये आपके पास, मतलब आप बोल सकते हो कि 2 मंथ्स रख लो और 15 डेज आप इसको रिवीजन के लिए रख लो। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है, आपको इसमें गेट की जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना। तो अभी जैसे कि ये मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जैसे कि जो मैंने फॉलो की थी गेट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला ही काम होता है कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि अभी आपने जो है गेट का ये 2022 वाला एग्ज़ाम जो है सबने फिल किया होगा। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले तो देखोगे सिलेबस कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। फिर अगर जैसे कि आप साथ में कर रहे हो तैयारी गेट के साथ, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट डीबीटी के लिए टारगेट कर रहे होंगे और CSIR नेट JRF के लिए टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इन चीज़ों तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है पहले हमें साइड बाय साइड, क्योंकि CSIR नेट का एग्ज़ाम भी कभी भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे जैसे मैंने किया था कि उस वाले टॉपिक को कवर करके, कि ताकि हमारे गेट के टॉपिक भी कवर हो जाए, और फिर बाद में एंड में जो है जो मतलब अदर देन CSIR नेट सिलेबस होगा उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इसमें से मैंने बहुत कम कवर किया था। और ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। गेट क्लियर करना जो है ना, अगर आपको गेट क्लियर करना है, जस्ट क्लियर बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी से देखा जाए तो 30 या 35 मार्क्स जितने भी कट ऑफ जाती है, तो क्लियर करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। अगर आपको गेट क्लियर ही करना है ना, तो वो तो आपका बहुत ही आराम से हो जाएगा। मतलब गेट क्लियर करना इज़ नॉट अ बिग डील। मेन जो चीज़ है, मेन है गेट में रैंक और अच्छा स्कोर करना। मतलब जैसे कि आउट ऑफ 100 हमें स्कोर करना है 60, 70 या इतना, तो उससे क्या होगा, रैंक भी अच्छा आएगा। ठीक है, और जितना अच्छा रैंक होगा उतने अच्छे IIT में, IISc में हमें एडमिशन मिलेगी। बाकी अलग अलग IITs का अलग अलग क्राइटेरिया भी होता है। ठीक है, उनके अपना भी होता है, इंस्टीट्यूशनल टेस्ट भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है कि क्लियर तो हो जाएगा, बट उसको अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अभी भी टाइम है, तो आप अभी से भी अपनी स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे अभी हम चलते हैं नीचे, ये जनरल बायोलॉजी देखते हैं पहले तो। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखोगे ये आ गया हमारा सेक्शन 2 जनरल बायोलॉजी। ठीक है, अब जनरल बायोलॉजी पहला ही बायोकेमिस्ट्री है, और बायोकेमिस्ट्री तो भाई सारे कोई भी एग्ज़ाम दो, DBT दो, ये ICMR दो, ठीक है, CSIR दो, सब में ही इम्पोर्टेंट है। तो ये यूनिट तो आपको सबसे पहले कवर करनी ही करनी है। ठीक है, और गेट के एग्ज़ाम पता कैसे होते हैं, जैसे CSIR जो सेक्शन B होता है ना, जो CSIR का सेक्शन B होगा,
और जो डीबीटी के क्वेश्चंस होंगे और आईसीएमआर के क्वेश्चंस होंगे, इनको आप देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे होंगे। और सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी होती है ना किसी भी एग्जाम को क्लियर कर, सबसे पहले सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद आपने उनके क्वेश्चंस पेपर्स देखे, ठीक है। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री देख रहे हो, फिर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चंस जो हैं गेट के वो रिपीट भी होते हैं, और रिपीट नहीं भी होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि कैसे आपको पेपर क्लियर करना है। मतलब PYQ तो मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये करके जाने ही जाने हैं हर हाल में, ठीक है। मतलब आपको ना जैसे ऐसे बना लो अपना टाइम टेबल, ऐसे बनाओ कि हर संडे जो आपने हर संडे आपने PYQ करना है। जैसे कि मंडे टू सैटरडे आपने टॉपिक स्टडी किया और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपने PYQ करना है, ठीक है। ये आपकी एक वो होना चाहिए, ये टाइम टेबल में होनी चाहिए PYQs। बिना PYQ के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे देख लेना, आप जब करोगे और आपका क्लियर होगा आप खुद बोलोगे ये चीज़, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही नेट गेट सब में आता है, ये नेट में आता है, DBT में आता है। तो एंजाइम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी छोड़ते हैं, ये वाला सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद जिसका माइक्रोबायोलॉजी कोर है वो तो कर सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है। वैसे होता है BSc में तो होता ही है। और इम्यूनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये CSIR में भी आते हैं, DBT में भी आते हैं। और जेनेटिक्स पता है ऐसा सब्जेक्ट है स्कोरिंग, अगर जिसकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है ना वो अच्छा स्कोर कर सकता है। फिर डिग्री मतलब जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, है ना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, डिसऑर्डर्स, ठीक है, सारे ये जीन इंट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, मेंडेलियन, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे कि इससे बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। अगला जो आता है जैसे कि सेल बायोलॉजी, भाई कोर ऑफ द सब्जेक्ट, ये सेल बायोलॉजी होता है ना, हार्ट, लाइफ साइंसेस का, ठीक है। 2-3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें सेल बायोलॉजी तो करनी ही करनी है। ये सब्जेक्ट ऐसे इनको स्किप नहीं कर सकते, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि कल को जब आप गेट के थ्रू कहीं भी IIT, ठीक है, IISc यहाँ एडमिशन लेने जाओगे ना, तो इंटरव्यू में यही क्वेश्चन, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। टैब बायो वगैरह ये सब कुछ नहीं, इतना नहीं उसमें करते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं कोर सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो ये तो पढ़नी है, और इजी भी है, और अच्छी भी है, और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो भाई मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो छोड़ना ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से। और फंडामेंटल ऑफ द बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये सेक्शन 4 है। इसमें क्या है, इसका मैंने बहुत कम पढ़ा था, मतलब बहुत ही कम पढ़ा था। फंडामेंटल, थर्मोडायनेमिक्स वही थोड़ी 2-4 चीज़ें पढ़ी थी। बाकी आपने अच्छा स्कोर करना है तो भाई टारगेट तो करनी ही पड़ेगी ये सेक्शन भी। तो ये जो मैंने ऊपर वाले बताए ना, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। नीचे वाले एक देख लेते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी। बायो प्रोसेस ये जो सेक्शन है ना भाई, इसमें जो आता है ना सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, काइनेटिक्स के ऊपर भरमार होती है, भरमार जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो मेरा मतलब मैथ्स एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो मैंने बहुत ही मतलब जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, लेस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और अगर आपका मैथ्स पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काइनेटिक्स अच्छी है, एंजाइम्स वाली कुछ भी जो ये आप ये देखते हो, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, ये प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रेंट, ट्यूनिंग ऑफ कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनमें जहाँ जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आप देखना, पेपर देखना प्रीवियस ईयर, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और वो एक प्लस पॉइंट है। और इसमें बस ये होता है कि अगर आपने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा, तो यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू होगी, वो कोई यूनिट या कुछ भी दिया होगा, उसमें वो पुट करनी होगी, और वो अगर सही होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे फुल, नहीं होगी तो नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज़ हो गया, तो आप ये कर सकते हो। बाकी टेक्निक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कर ही सकते हैं। टेक्निक वाला पोर्शन हो गया, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। अगला आता है प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे कि मेरा प्लांट स्ट्रॉन्ग है तो मैं प्लांट ही पढ़ के जाती थी, ठीक है।
ये ट्रांसजेनिक हो गया, ये बहुत मतलब इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और एनिमल में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारा हमारा क्या है, CSIR नेट, TPT सब वही तो है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। बाकी ये माइक्रोब्स में यहाँ पे आ गया, जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन, रिकॉम्बिनेंट, ये भी ईजी है, ये भी हो सकता है आराम से। फिर आता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ये आ गई हमारी यूनिट 13 ऑफ CSIR नेट, ठीक है। तो ये और अप्लाइड बायोलॉजी वाला जो यूनिट है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर टूल्स, एनालिटिकल टूल्स, कंप्यूटेशनल टूल्स, ठीक है। तो ये तो सारे हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं ये, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। बाकी बचा दूसरा नीचे वाला, ये नॉलेज डिस्कवरी बायोमोल, ये थोड़ा सा एडवांस है। प्रोटियोमिक्स हो गया, मेटाबोलोमिक्स हो गया, जीनोमिक्स, 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ये सारा कंप्यूटेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स। ये अगर आपने DBT के लिए प्रिपेयर किया होगा ना, तो उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उतना भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी यही है बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। ये जिस पे स्टार लगाया ना मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी, इसमें से मैंने बहुत ही कम पढ़ा था। बाकी जैसे मैंने आपको DBT का भी बताया है कि मेरा DBT क्लियर हुआ है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या जो था सब्जेक्ट पढ़े थे। तो 1 2 3 जैसे ये वाली चीज़ होगी सेक्शन 7 का, सॉरी, ये हो गया एनिमल प्लांट, ठीक है। ये इसमें से ये वाली चीज़ होगी इंस्ट्रूमेंटेशन, ये टेक्निक्स, ठीक है। और ये ऊपर जो हो गया सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये सब इतना पढ़ लोगे ना आराम से गेट में, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और ये बताऊँ मैथमेटिक्स का, मैंने तो सिर्फ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और क्या पढ़ा था, बहुत कम पढ़ा था मैंने, ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी और बस 2-3। बाकी अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तब तो फ्री के मार्क्स हैं, और इसी से आपकी जो है फिर आएगा अच्छा रैंक, ठीक है। ये जो होते हैं ना सब्जेक्ट्स, ये होते हैं बूस्टअप, मतलब आपकी ना रैंक को बूस्ट करते हैं, मतलब आपकी जो आप बोल सकते हो कि अच्छा रैंक दिलवा सकते हैं गेट में, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली, अगर आपको क्लियर करना है तो PYQs भी करके जाओगे ना तब भी हो जाएगा, बट अगर आपको रैंक अच्छा लाना है तो आपको थोरली पढ़ना ही पड़ेगा। और ये अच्छा टाइम है, और अभी टाइम भी बहुत है, तो आप इसको अच्छे से आराम से क्लियर कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा ऐसे करते हैं, टाइम टेबल का भी डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अगर आप CSIR के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो वाली यूनिट्स टारगेट कीजिए जो मैंने अभी आपको पहले बताई, जैसे कि सेल बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, RDT, ये सबसे पहले करिए, ठीक है। जो बच जाएंगी ना, जैसे एग्ज़ाम आएगा तो उससे जैसे जैन में फिर वो करना थोड़े दिन पहले, ये मैथ्स, ठीक है, बायो प्रोसेस, बायोइन्फो, ये उस टाइम कर लेना, ठीक है, ये तब। और ये अभी कर लो, ये अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपके 2 काम हो रहे हैं, CSIR भी हो रहा है, प्लस में DBT भी हो रहा है, और साथ में गेट तो हो ही रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके पास टाइम टेबल तो आपने बनाया ही होगा, सबका टाइम टेबल अलग होता है। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर संडे या कोई भी एक दिन रख लीजिए जो आपको सूटेबल लगता है, उसमें आपको PYQ जो है वो करने ही करने हैं। अगर आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, फिर तो आप ना ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर कीजिए। जैसे कि मान लो आपका जैन में सिलेबस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो आपने क्या करना है, जैन के एंड में, क्योंकि फैब में तो एग्ज़ाम ही है ना, जैन के 20 तक कंप्लीट करो, टारगेट करो कि 20 तक हमने पूरा कंप्लीट करना है। और संडे को PYQ करना है टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड PYQ, जैसे कि मैंने आज बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, उससे रिलेटेड टॉपिक के PYQ करिए। और जैन के, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैन के एंड में 10 दिन बचते हैं ना, उसमें डेली क्या एक क्वेश्चन पेपर पूरा कीजिए, और टाइम सेट कीजिए 3 आवर का ही, और उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। और आप देखिए कि आप कितने, गेट के एग्ज़ाम में बहुत टाइम होता है, इसलिए टाइम की टेंशन नहीं होती है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये आराम से कर सकते हो आप। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में उसको टारगेट कीजिए, और हर पेपर देखिए और उसकी एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और 10 दिन हो गए, 10 पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर 10 पेपर हो गए अटैम्प्ट, ठीक है।
तो 2011 से स्टार्ट करोगे 20 तक हो जाएंगे, ठीक है। वो पेपर हो गए, और उसके जो क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि जो आपने जब क्वेश्चन टैली किए कि मेरा ये क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को देखिए कि वो रॉन्ग क्यों हुआ, ठीक है, ये मेन चीज़ है। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसको फिर दोबारा कीजिए, ये क्वेश्चन जो है दोबारा देखिए। पता ऐसे ही हमारा जो एग्ज़ाम्स है ना ऐसे ही क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और छोड़ दिया, उसको देखिए कि गलती कहाँ हुई है, हमने पढ़ा था तो हमने कवर कहाँ, हमसे वो जो टॉपिक है वो कवर क्यों नहीं हुआ है, और इस ये क्वेश्चन कैसा आया तो जो हमसे अटैम्प्ट नहीं हुआ है। यही एक स्ट्रेटेजी होती है और कुछ नहीं होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मैक्सिमम अटैम्प्ट कीजिए। मैक्सिमम अटैम्प्ट करने का मतलब पता क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है और मैक्सिमम अटैम्प्ट करके आ गए, तो उसमें क्या होगा, सब नेगेटिव। मैक्सिमम अटैम्प्ट करेंगे, आपने जो पढ़ा है और आपको जितना अच्छे से आता है, वो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि नेगेटिव ना करो। जहाँ तक अगर नेगेटिव नहीं करोगे ना, बहुत अच्छे से हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अगर आपको नेगेटिव करने की आदत है ना, तो आप देखना कि आपके बहुत जब रिजल्ट आता है ना, तब यही होता है, यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो आराम से हो जाता। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। ये हमें आदत डालनी होती है कि हम नेगेटिव ना करें, एक पॉजिटिव वे में बता रही हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें मैंने की हुई हैं, वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने ASRB नेट फिर से दिया था इस बार, तो उसमें मेरे मतलब ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्लियर तो हो गया, बट मेरे बहुत नेगेटिव हुए थे। और मैं खुद सोच रही थी कि यार मैंने इतने नेगेटिव कहाँ कर दिए, तो वैसे इतने भी नहीं हुए, थोड़ा लॉजिक जो थे मेरे वो गलत चल गए, तो ये चीज़ तो चलो अलग ही है। बट आप कोशिश कीजिएगा, मैंने गेट के जितने भी एग्ज़ाम क्लियर कराया है, लाइफ साइंसेज हो गया, बायोटेक हो गया, मैंने इनमें कभी भी नेगेटिव नहीं किया है। मतलब मेरे ना ऐसे होते थे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन गलत। तो ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए कि हम उसको जो है कितना नेगेटिव को मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। तो ये वाली हैबिट तो आप अपने में बिल्कुल डेवलप कीजिए कि नेगेटिव ना करें, और जितना करें अच्छे से करें और पढ़ के जाएं। तो गाइज़ यही थी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी और आपको फॉलो करनी चाहिए। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और एक मेरा इंस्टा वाला पेज भी है, लाइफ प्लस साइंस करके ही है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ पूछिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर रिप्लाई जो है जल्दी से जल्दी कर सकूँ। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।